students, after the electrolysis of different electrolyte, there is Faraday's laws of electrolysis. फराडे ने दो लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस के और उनको बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फराडेज के दो लॉ। सो सबसे पहले फराडे ने जो अपना पहला लॉ दिया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, दैट इज यू कैन से फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ electrolysis. What this law states, so according to Faraday's first law of electrolysis, the amount of the substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the amount of charge या electricity pass through the electrolytic cell containing either molten or aqueous electrolyte। देखिए क्या बोला कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में सब्सटेंस डिपॉजिट होता है एट एनोड या कैथोड यू कैन से। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन या द इलेक्ट्रिसिटी गिवन। कितना चार्ज दिया गया इलेक्ट्रोलाइट में, कितना चार्ज भेजा गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड के ऊपर। सो यू कैन से according to this law, the amount of substance deposited or you can say liberated at an electrode के ऊपर at an electrode is directly proportional to the charge, you can say electricity, charge or electricity passed through the electrolyte या you can say pass through electrolytic cell containing either molten or aqueous electrolyte. Try to understand it. This is very simple कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड के ऊपर। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना दिया है, कितना चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइट में से पास हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज वेरी सिंपल। So you can say if W is the amount of the substance deposited at an electrode, you can say if W is the amount of substance deposited किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर deposited and Q is the charge, जो चार्ज दिया गया that is Q से हम चार्ज को लिखते हैं। So W is directly proportional to Q. This is very simple. W is directly proportional to Q, or this W is equal to Z into Q. Now what is Z? Constant of proportionality.
where z is constant, and called इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको हम बोलते हैं, दैट इज जेड। जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाउ देखिए, व्हेन चार्ज इज 1 कूलम, चार्ज के जो यूनिट होते हैं दैट इज कूलम। अगर चार्ज q इज इक्वल टू 1 कूलम है, व्हेन q इज इक्वल टू 1 कूलम या 1 c, यू कैन से 1 कूलम, ऐसे हम लिख देंगे q इज इक्वल टू 1 कूलम, c से डिनोट करते हैं। सो देन w इज इक्वल टू z, देयरफॉर w इज इक्वल टू z। सो द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट z is equal to the amount of the substance deposited at an electrode when charge of 1 coulomb is passed through that electrolyte, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। therefore electrochemical equivalent Z, electrochemical equivalent is equal to amount of substance deposited at an electrode when charge of 1 coulomb is passed through electrolyte. Is it right? जब हम 1 कूलम चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइट में से पास करेंगे तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बिकम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड। सो दैट इज, यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि ये जो Q होता है, Q को हम इज इक्वल टू I इंटू टी लिखते हैं, करंट इंटू टाइम। और करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। एम्पियर सेकंड और वो 1 कूलम बनता है। सो दैट इज W इज इक्वल टू ZIT। दैट इज ऑल्सो द रिलेशनशिप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q की जगह पर ZIT भी कर सकते हैं। सो this is the amount of substance deposited, W is equal to electrochemical equivalent into current into time। अब थोड़ी सी एक बात और आती है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6, नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो जो चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होता है? चार्ज, देखिए, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखना ध्यान से, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये इसका चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। और 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 1 मोल होता है। ये मोल के लिए हम इस वैल्यू होती है अवोगाड्रो नंबर की, तो इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इफ वी सॉल्व दिस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, so then it comes out to be 96,368, इतने कूलम के बराबर ये आएगा। ठीक है, इतने कूलम के बराबर आएगा।
इसको हम अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्विवेलेंट टू 96,500 कूलम लेते हैं। इतना हम इसको मान लेते हैं 96,500 एंड दिस 96,500 कूलम को हम बोलते हैं 1 फैराडे। दैट इज ऑल्सो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 फैराडे इतना होता है, इसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। 96,500 कूलम। ठीक है। सो ये एक वैल्यू आती है हमारे पास कि 1 फैराडे कितना होता है। अब नाउ लेट अस टेक कि E be the equivalent mass, डिफरेंट है equivalent mass, E be the equivalent mass of a substance, then ये जो 1 फैराडे है 96,500 कूलम इतना चार्ज लिबरेट E ग्राम, सब्सटेंस का कितना E ग्राम। ट्राई टू अंडरस्टैंड what I am saying here कि let E be the equivalent mass of substance। ठीक है। then 96,500 कूलम चार्ज लिबरेट E ग्राम, then 96,500 कूलम या 1 फैराडे लिबरेट substance is equal to E gram. Is it right? E gram. तो 96,500 कूलम E ग्राम डिपॉजिट करता है, तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? Therefore 1 कूलम चार्ज डिपॉजिटेड substance या लिबरेट substance is equal to E upon 96,500. Is it right? 96,500 कूलम चार्ज लिबरेट E ग्राम, तो 1 कूलम चार्ज is equal to E upon 96,500. क्लियर हो गया? अब नाउ ये जो E upon 96,500 ये जो वैल्यू आई कि इतना ग्राम लिबरेट करता है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। तो ये जो 96,000 E upon 96,500 आया दैट इज इक्वल टू Z। देयरफॉर ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज इक्वल टू E upon 96,500। 96,500 1 फैराडे होता है। तो Z इज इक्वल टू E upon इतना आ गया। अब लेट अस टेक कि हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं और 2 सब्सटेंस के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है सब्सटेंस A के लिए वो Z1 है और दूसरे के लिए Z2 है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट मास E1 आएगा और दूसरे के लिए E2 आएगा। लेट यू कैन से E1 and E2 be the equivalent mass of substance 1 and 2. Therefore Z1 is equal to E1 upon 96,500. Is it right? And Z2 is equal to E2 upon 96,500. Now divide करो दोनों को। Z1 divided by Z2, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Z1 upon Z2 ये कट जाएगा 96,500, तो यू विल गेट E1 upon E2। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। So that is also the relationship. So it is the you can say first law of electrolysis. ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी विल टेक फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2 लॉ होता है,
सो नाउ द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? सो Faraday's second law of electrolysis. Second law of electrolysis. देखिए इसको पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, डायग्रामेटिकली इसको हम बनाते हैं कि लेट अस टेक ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए देंगे तो क्या होगा, उनको हमने सीरीज में जोड़ना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये हमने कोई 3 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। लेट अस टेक 3 इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस में 3 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, राइट। पहला ले लिया हमने जिंक सल्फेट एक्वस, दूसरे में ले लिया कॉपर सल्फेट एक्वस, और तीसरे में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। इज इट राइट? ये हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिए 3। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और दोनों ही लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. जिंक सल्फेट में हमने इलेक्ट्रोड ले लिया। ये इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड बनाने पड़ते हैं, तो ये सभी में मैंने एनोड और कैथोड ये ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। इनको जोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। दैट इज प्लस, दैट इज माइनस। तो यहां भी ये प्लस आएगा और यहां ये माइनस आएगा। अब इनको सीरीज में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ दो। दैट इज लाइक दैट, like that. So ये प्लस है, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus. ये ऐसे सीरीज में जोड़ दिए। So now what does this second law of electrolysis says? According to second law, Faraday's second law of electrolysis, if 2 or more than 2 electrolyte connected in series, then उनका जो you can say अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अब यू कैन से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if 2 or more than 2 different electrolytes, different है ये, different electrolytes connected in a series में इनको जोड़ा गया है, connected in series, then the amount of substance deposited at an electrode is directly proportional to the equivalent mass of the substance.
If two or more than two different electrolytes connected in series में जोड़ा था हमने इनको, then the amount of substance deposited in electrode के ऊपर जितना amount of substance deposit होगा, that is directly proportional to the equivalent mass of the substance. जो substance हमने यूज किया है, जैसे जिंक सल्फेट किया है, तो जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है. So that is the second law of electrolysis. Now देखिए कैसे, क्या बोला कि हमने यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, जिंक सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है एंड सिल्वर नाइट्रेट लिया है. तो जो अमाउंट है इसका जिंक का जो अमाउंट होगा, यू कैन से W जिंक, ऐसे लिख देता हूं मैं, W जिंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक. इज इट राइट? ऐसे लिख सकते हैं, W ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऑफ कॉपर. ठीक है. एंड W ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऑफ सिल्वर. E ऑफ सिल्वर. या अमाउंट ऑफ जिंक का कितना अमाउंट है, और उसके हिसाब से हम इसको लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ, या मास भी बोल सकते हैं, अमाउंट या मास ऑफ जिंक is directly proportional to equivalent mass of zinc. ऐसे भी लिख सकते हैं, equivalent mass of zinc, ऐसे हम सबको इनको लिख सकते हैं. So मास या अमाउंट एक ही बात होती है ये. तो यहां पर अब इनको अगर हम थोड़ा, जैसे हमने पिछले में डिवाइड किया था, यहां भी अगर हम इसको डिवाइड करें तो W जिंक अपॉन W कॉपर, that is equal to E of zinc, E of copper. क्यों? क्योंकि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो होगी, ये कांस्टेंट होती है, that will cancel, ये कैंसिल हो जाएगी. So you can say mass of zinc deposited, let us try to understand, divided by mass of copper deposited equal to equivalent mass of zinc divided by equivalent mass of copper. ऐसे ही हम सबका लिख सकते हैं, जिंक का कॉपर के साथ, कॉपर का सिल्वर के साथ, कॉपर का सिल्वर के साथ. ऐसे भी हम कर सकते हैं, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मास या अमाउंट, यू कैन से मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड equal to equivalent mass of copper divided by equivalent mass of silver, equivalent mass of silver. ठीक है. वैसे ही हम जिंक और सिल्वर का भी कर सकते हैं, मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर, equivalent mass of zinc divided by equivalent mass of silver. So that is the second law of electrolysis. ये second law है. और दोनों ही law हमने देखे कि कितना amount of substance deposit हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो दोनों लॉ ये दिखा रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है. अब इसमें एक चीज आई कि ये जो
सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने एक बात यूज की यहाँ पे, दैट इज इक्विवेलेंट मास। अब देखिए कई बार कंफ्यूजन होती है कि ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो हमने पहले भी निकाला है कि एसिड के लिए कैसे निकलता है, बेस के लिए कैसे निकलता है। अगर हम बात आयन की करें कि जैसे हमारे पास आयन है, कॉपर आयन है, जिंक आयन है, इनका इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो होगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन। एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी एटॉमिक मास होगा और उसको वैलेंसी कितनी है आयन की, उसे डिवाइड कर दो, वो इक्विवेलेंट मास निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर जिंक की, जिंक का हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है, या यू कैन से इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। सो जिंक का जो एटॉमिक मास होता है 65.5, 65.5, उसको डिवाइड करना है इसकी, ये इसके ऊपर जो चार्ज होगा वैलेंसी ऑफ द आयन, यहां 2 है तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इतना इसका इक्विवेलेंट मास बनता है 32.75, 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14 और इतना। और अगर हमने कॉपर का निकालना है, किसी का भी निकालना हो, कॉपर का होता है 63.3 to divide by 2, तो इसका इतना आया 31.65, 2 3 6, 2 1 2, 1 3, 2 6 12, हाँ जितना भी बनाइए ये 31.65 डिवाइड करके जितना भी आता है, हमने ये ध्यान रखना कि ये कितना है। अब जैसे मान लो क्लोराइड का निकालना है, इसका निकालना है, तो इसका आएगा 35.5 और डिवाइड बाई 1 होगा, ठीक है, तो उतना ही बच जाएगा ये 35.5। ये तरीका है निकालने का इक्विवेलेंट मास। हम कंफ्यूज होते कई बार कैसे निकलेगा। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो इसका 24 होता है एटॉमिक मास, और 2 से डिवाइड कर दो तो 12 आ गया। सो दैट इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मासेस। इक्विवेलेंट मास हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो इस तरह से ये निकल जाएगा। दीज आर दी 2 you can say laws of electrolysis given by Faraday। फैराडे ने ये 2 लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस के, और दोनों ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये दोनों लॉ ये